अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आजकल ऑडियो और वीडियो लीक्स का दौरा है। कभी एक जमात कोई वीडियो ले आती है सामने, कभी दूसरी ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगती है। ऐसे में एक और आजकल वीडियो पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और इस पर काफ़ी डिबेट भी हो रही है। और वो वीडियो है NA 133 के इलेक्शन से मुतालिक, जिसमें मुबैना तौर पर लगता ऐसा है कि नून लीग का कोई ऑफिस बना हुआ है और उस ऑफिस के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं। वो कुछ औरतों को बुलाते हैं, कुरान मजीद पर उनसे हल्फ लेते हैं और ये कहते हैं कि आप इस पर हल्फ लें कुरान मजीद पर कि आप वोट नून लीग को देंगे और उसके बदले में उन्हें 2000 रुपये दिए जाते हैं। अब ये वीडियो सच्ची है झूठी है, क्योंकि इस पर दोनों तरफ से बातें आ रही हैं। जो नून लीग है वो कहती है कि ये वीडियो जानबूझकर इलेक्शन को मुतनाज़ करने के लिए बनाई गई है, जबकि दूसरी तरफ जो बाकी जमातें हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि हमारा इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं। अब सवाल ये है कि अगर इलेक्शन मुतनाज़ होता है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, और ये वीडियो जो है अब इसके ऊपर फैसला तो इलेक्शन कमीशन ही करेगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स हैं इसी से मुतालिक। इसके अलावा जो दूसरा मामला आजकल चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, एक और ऑडियो जो है वो सामने आई है मरीम नवाज़ साहिबा की। मुबैना तौर पर लगती है, अभी तक उन्होंने इस बारे में कुछ कहा नहीं है, उनका कोई बयान सामने नहीं आया और उसमें नज़र आ रहा है कि वो कुछ चैनल मालकान के नाम लेती हैं और कहती हैं कि मैंने उनसे बात की और उनको कहा कि आपको हमारे मौक़िफ़ या ये जो ख़बर मैं आपको बता रही हूँ ये इसी तरह से करनी पड़ेगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरा आज का हमारा टॉपिक होगा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट को 6 महीने पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन वो रिपोर्ट 6 महीने के बाद अब हुकूमत की जानिब से सामने लाई गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि IMF की शर्त थी कि इस रिपोर्ट को आप सामने लेकर आएँ, उसके बाद जो आपके $1 अरब हमें मिलने हैं जनवरी के महीने में वो होंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारी शराइत हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवा अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। वासिक कयूम साहब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये हमें ज्वाइन करेंगे। सेनेटर आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ ऑडियो लाइन पर मौजूद होंगे और एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जमील अहमद खान साहब। आगाज़ में करना चाहूँगी अली गौहर बलोच साहब आपसे। सर, NA 133 का ये जो मामला है, जो वीडियो आई है, ये बताइए ये क्या मामला है और इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना ये किसके फ़ायदे में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्वियसली आपने देखा है, एक तो अभी आप बोल गई NA 135 ये NA 133 है 133 जी 33 ही मैंने बोला है सर। दूसरी में अच्छा 33 ही बोला, शायद मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपने देखा है कि अगर इस हलके का आप माजी देखें और जितने भी साबका अदवार में इलेक्शन हुए हैं, इससे मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है। हत्ता कि जो बदनाम ज़माना इलेक्शन हुए थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त भी यहाँ से मुस्लिम लीग नून ही कामयाब हुई थी। और पिछले इलेक्शन में जो रिज़ल्ट्स थे, आपने देखा कि यहाँ से PTI के जो कैंडिडेट अभी थे जमशेद चीमा साहब, वो तो एक मतलब है कि उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट होगी, फिर उनकी मिसेज की कवरिंग एप्लीकेशन थी। उन दोनों में बड़े तज्जुब की बात है कि वो उन्होंने तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा अपने जो थे वो इस हलके से नहीं लिए। हालांकि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हर कैंडिडेट को इन कवानीन का पता होता है, और ये गलतियाँ मतलब इसको गलती तो नहीं कह सकते। बाद हल्के तो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन से फरार चाहते थे, चूँकि इनको पता था कि इस हलके से शिकस्त होगी, तो इन्होंने अपना वो मतलब एक सेफ एग्जिट लिया है, और मतलब है कि ये जानबूझकर ये गलती की गई है। बहरहाल इसमें जो पिछला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, जब यहाँ से मतलब है कि 2018 के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें मलिक साहब के मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी के थे उनके 5500 वोट्स थे। तो ये इन खैर वीडियोस का तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। मैं मुस्लिम लीग की वीडियो पर बात कर लेता हूं कि अगर ये वीडियो मुस्लिम लीग की है तो जाहिर है अब तमाम जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है,
وہ ان میں ان کے چہرے ہیں، وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو پکڑا جائے، پھر پتہ چلے کہ یہ کوئی مسلم لیگ کے ورکر تھے، ان کا ریکارڈ کیا ہے، جو پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ویڈیوز ہیں ان لوگوں کو بھی سامنے لایا جائے اور ان سے انویسٹیگیشن کی جائے۔ بڑی سمپل بات ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے ہماری، چونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر آئین اور قانون کی جد و جہد کر رہی ہیں، اور یہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں، جتنی بھی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، جو ثبوت بھی سامنے آئے ہیں، وہ مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کو وکٹمائز کرنے کے لیے اور آئین اور قانون کی بالادستی ختم کرنے کے لیے جو بھی مقتدر حلقے الیکشن، جنہوں نے 2018 کا الیکشن چروایا، جنہوں نے ایک ایسی حکومت ملک پر مسلط کی جو کہ غیر نمائندہ حکومت ہے اور وہ پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، ان کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا، یہی وہ حلقے ہیں جو کہ مطلب ہے کہ اس قسم کا ہر الیکشن جس میں مسلم لیگ نون کے جو بھاری اکثریت کے علاقے ہیں جہاں سے وہ کامیاب ہوتی ہے، اس قسم کے تنازعات کھڑے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ الیکشن خراب ہو، لیکن بہرحال انشاءاللہ تعالی یہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی ان حربوں کے باوجود۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز جو آپس میں اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اور ایک دوسرے سے الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں، ایک پوائنٹ پر سب اکٹھے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ غیر نمائندہ حکومت ہے، یہ جو حکومت ہے یہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور ان کو گھر جانا چاہیے۔ اور جب تک پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا، اب ایک ای وی ایم کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے مستقبل کے لیے، پہلے آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے اس ملک کے الیکشن کو چرایا گیا تھا، تو پاکستان کے آپ نے معاشی حالات دیکھ رہے ہیں، ان تمام حربوں کے باوجود جب آپ سلیکٹڈ لوگوں کو اس ملک کے اوپر مسلط کریں گے تو پاکستان ترقی کے راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ پاکستان دن بدن سیاسی انتشار اور معاشی انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان میں کوئی احتساب کا نظام قائم ہو، پاکستان میں عدل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے علی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ واسع قیوم صاحب، آپ سے یہی سوال ہے کہ اگر این اے 133 کا الیکشن متنازع ہوتا ہے تو فائدہ کس کو ہے؟ کیونکہ ایک آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کو بڑا استعمال کیا جاتا ہے اپنا پولیٹیکل بیانیہ بنانے کے لیے، تو اس کے اوپر ایک ایسا بیانیہ مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے، یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ اس الیکشن کو، یہ جو اب ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے این اے 133 کا، اس کو دوبارہ سے کیا جائے، سارا پروسیس جو ہے دوبارہ سے کیا جائے، دوبارہ سے امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں عائشہ، صرف یہ این اے 133 کا کوشچن نہیں ہے۔ آپ 2018 کے الیکشن دیکھ لیں، ہارنے والی جماعت نے کیا شور شرابہ مچایا۔ آپ 2013 میں ہوا، ہمارے کنسرن تھے، ہم نے 4 حلقوں کی بات کی اور 4 حلقوں کی بات سامنے آئی، تب بھی ہمارا کنسرن یہی تھا کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، جس سے وہ گورنمنٹ فارم کی جائے جو اصل لوگوں کی ووٹ لے کے آئے پراپر طریقے سے۔ اس سے پہلے کوئی بھی الیکشن ہوا ہو، صرف یہ الیکشن نہیں، کوئی بھی الیکشن ہوا ہو، وہ الیکشن پہ ہمیشہ سے بعد میں تحفظات ہوتے ہیں۔ جماعتیں تحفظات شو کرنے کے ساتھ ساتھ پھر 5 سال اپوزیشن کا جو کردار ہونا چاہیے وہ ادا کرنے کی بجائے وہ اور کاموں میں پڑ جاتے ہیں، گورنمنٹ کو گرانے کے لیے پڑ جاتے ہیں، اس کو ٹاپل کرنے کے لیے پڑ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے تھے ڈے فرسٹ سے، پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو تھا کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ جب ہمارے دور حکومت میں جب بھی بائی الیکشن ہوا ہے، آپ ابھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پر اپوزیشن نے اپنا کنسرن شو کیا کہ ہمارے یہاں پر کنسرنز ہیں، یہاں پر الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، ہم نے وہاں پر اسی وقت ان کے جو تحفظات ہیں ہم نے دور کیا، ہم نے ری کاؤنٹنگ بھی کرائی، ہم نے ری پولنگ بھی کرائی، اور جیسے انشور کر سکتے تھے اچھے طریقے سے ہم نے وہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ہم چاہتے ہیں، اپوزیشن چاہتی ہے، ساری جماعتیں چاہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کردار رہا اپوزیشن کا جب ہم نے کہا کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تھرو الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر تمام جماعتیں اس پہ اتفاق کر لیتی تو کیا یہ ایک اچھا ماحول کے اندر ایک فری الیکشن، ایک فیئر الیکشن ہوتا؟ تو کیا وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں تھا؟ کنسنسس کے لیے ماحول بھی تو نہیں بنایا گیا نا حکومت کی جانب سے واسق صاحب؟ اپنی سفارشات، گزارشات کے ساتھ جی
کنسنسس کے لیے ماحول بھی تو نہیں بنایا گیا نا. دوبارہ پوچھیے گا. میں یہ کہہ رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا اگر ساری جماعتیں مل بیٹھ کر اس کے اوپر اتفاق کر لیتی. میری بات سنیں جی. ہم دیکھیں جب ای وی ایم آپ کا اسمبلی میں آیا ہے پنجاب, دیکھیں آپ کا نیشنل اسمبلی میں لے ہوا ہے, تو کیا رسپانس تھا بھائی؟ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا رسپانس تھا؟ اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں نا, اس سے پہلے اگر کنسنسس ہو جاتا, تمام جماعتوں کو ایک ساتھ بٹھا کے ان سے بات چیت کر لی جاتی کہ ہم یہ لے کر آ رہے ہیں, آپ کے کوئی اگر تحفظات ہیں, آپ اگر اس میں کچھ چاہتے ہیں اپنی تجاویز ہمیں دیں, تو اس کے مطابق اس کو ہم بہتر طریقے سے آگے کیا جا سکتا ہے. میری بات سنیں, یہ ایسا نہیں ہوا. نہیں, ای وی ایم ایسا نہیں ہوا کہ یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کے اوپر ورکنگ جاری تھی. ای وی ایم کے اوپر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دن کے اندر ورکنگ کی گئی, دوسرے دن اس کا بل آ گیا اور تیسرے دن پیش کرنے کے لیے ہم چلے گئے. اس کے اوپر سنس لانگ ورکنگ جاری ہے, بٹ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر کبھی بھی نہیں آئیں گے. میں اس کی چھوٹی سی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ کیسے آئیں گے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ہم نے جن 4 حلقوں کی بات کی تھی کہ یہاں پر ریگنگ ہوئی ہے, جب وہ حلقے کھولے گئے تو کیا اس میں ووٹوں کا ڈیفرنس نہیں تھا؟ کیا اس میں ریگنگ نہیں تھی؟ نہ ہوتی تو آپ بتاتی. ازل سے یہ ایشو ہے, یہ این اے 133 کا نہیں, این اے 133 جو ہے یہ اس کی ایک چھوٹی سی ایپیسوڈ ہے جو ہمیشہ سے ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک الگ معاملہ ہے, اس کو آپ سیپریٹ کر دیں, چلیں اس کو سائڈ پہ کر دیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے کاغذوں کا مسئلہ بن گیا, ان کی وائف کے کاغذوں کا مسئلہ بن گیا. میں سمجھ گیا, میں چل پڑا. ہم اس کو تھوڑا سا سیپریٹ کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی نیا واقعہ سننے کو مل رہا ہے کہ الیکشن میں پیسے چلتے ہیں؟ بھائی یہ ازل سے چل رہا ہے کہ جو قوت میں, جو طاقت میں, کہیں کسی جگہ پہ بھی کوئی بڑا پیسے والا کوئی بھی بیٹھا ہو, ناٹ اونلی پی ایم ایل این کی تو بھی آ گئی ہے نا سامنے ویڈیو, یہ تو ایکسپوز ہوگی اس بات کے اوپر. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے الیکشنز کا یہ المیہ ہے, جو بندہ قوت میں ہوتا ہے وہ ووٹ خریدتا ہے, وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے ووٹ خریدنے کی, جہاں تک اس سے حربہ استعمال ہو سکتا ہے ریگ کرنے کا وہ کرتا ہے. انہی سب سے بچنے کے لیے تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم ریفارمز کے ساتھ الیکشن کروائیں بھائی. اور ہمارا اور الیکشن کمیشن کا اگر کہیں تھوڑا بہت کہیں تنازع سامنے نظر آیا, اور وہ بھی ہمارا جائز تھا, ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق الیکشن کرائے. قانون کون بنائے گا؟ پارلیمنٹ بنائے گی, یہ ہمارا تھا. انہوں نے بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کو مستحکم کریں, انہوں نے پہلے دن سے ہی اپنا نیریٹو الیکشن کمیشن کے ساتھ جوڑ لیا کہ نہیں الیکشن کمیشن کا پہلے دن سے اعتراض ہے, ہمارے اوپر اعتراض ہے ان کا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے آگے بڑھنے کے یہ جو ٹوٹکے یہ استعمال کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو ہم کسی طریقے سے بس اس کی بلیک میلنگ چلے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اس میں عقل مندی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جمیل احمد خان صاحب. ٹھیک ہے, جمیل احمد خان صاحب, یہ ایپیسوڈ ہے, ایسے کئی اس طرح ابھی واسق صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ ہم اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کوئی ایسا الیکشن ہمیں نظر نہیں آتا جہاں پر مخالف جماعتیں یا پھر ہارنے والی جماعت کی جانب سے دھاندلی کی بات نہ کی گئی ہو کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے, یا پھر کوئی ایسا الیکشن نہیں آتا جہاں پر ہمیں یہ سننے کو نہ ملا ہو کہ یہاں پر پیسہ چلا ہے, یا قیمے والے نان چلے ہیں, یا بریانی کے ڈبے چلے ہیں, ڈسکا میں دھند آ جاتی ہے, سیالکوٹ میں کچھ اور ہو جاتا ہے. سر یہ ہمارا خواب کب پورا ہوگا کہ الیکشن ہو اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ راضی ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے؟ جی, ہم ایک ارتقائی دور سے گزر رہے ہیں, ایک ایولوشنری پروسیس سے گزر رہے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے ہر الیکشن میں یہی الزام لگا ہے دھاندلی کا. یہ حقیقت ہے کہ ہماری ہر الیکشن میں ایک کثیر تعداد کینڈیڈیٹس کی جو ہے اس نے کچھ نہ کچھ کوشش کیا ہے اپنے طور پر کہ اس کے ووٹ جائز اور ناجائز طریقے سے بڑھیں. اس لیے کہ تمام پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ تقریباً جب دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب سے اس قسم کی عمل ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے کیوں نقصان اٹھائیں. تو یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے, اور ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پیسے بھی چلتے ہیں, پریشر بھی چلتا ہے, قسمیں بھی چلتی ہیں, پیروں کو بلا کے مریدوں کو بھی کہا جاتا ہے, وڈیروں کو بلا کے ان کے علاقے میں لوگ ہیں ان سے پلیجز لی جاتی ہیں. اسی طرح باقی تمام معاملات. تو یہ درست ہے. بات یہی آ جاتی ہے کہ ہمیں کسی سسٹم کی طرف جانا پڑے گا, اور اس ارتقائی مراحل کو بتدریج ہمیں مزید فعال اور بہتر اور واضح قسم کا ہمیں ایک سسٹم بنانا ہوگا. جب تک کہ وہ نہیں ہوگا یہ سلسلہ, یہ الزامات چلتے رہیں گے. ای وی ایم کی کنٹراورسی میرے حساب میں خام خواہ کے کھڑی کی گئی ہے. ای وی ایم کو اگر صحیح تھوڑے سے اور بہتر انداز میں پیش کیا جاتا, سول سوسائٹی ہو گئی, پارلیمنٹ کے تو خیر بتایا آپ کو,
अभी ही बताया आपको कि वासे साहब ने कि पार्लियामेंट में मशीन रखी गई, लेकिन पार्लियामेंटेरियन उससे मुत्तफिक और इत्तेफाक उनको इत्मीनान नहीं हुआ। तो उसका दूसरा क्या तरीका था? दूसरा तरीका ये था कि इस मामले को एक आम मुश्तरी के ज़रिए गोके टीवी वगैरह पे दिखलाया गया और मज़ीद लोगों को एतमाद में लिया जाता, लोगों को इसके बारे में बताया जाता। वसवसा ये है कि पूरी दुनिया में बहुत चंद ममालिक हैं जिसमें कि ईवीएम का अमल हुआ है, और फिर लोगों के दिल में वसवसे और लोगों के दिल में खदशात इसलिए होते हैं कि आप यहाँ देखें तो कभी एफबीआर का मामला जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, कभी वो ठप हो जाता है, कभी देखें तो बैंक का मामला ठप हो जाता है, कभी एटीएम की मशीनों का हो जाता है। तो बहुत सारे डाटा बैंक्स हमारे जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे हैं। और फिर जबकि बड़े बड़े मुल्कों में इसमें बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है, तो ये साइबर क्राइम से किस तरह इसको बचाया जाएगा? ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी, जब मैं सफ़ीर था तो हमने देखा कि मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग और मुख्तलिफ़ ममालिक की एम्बेसीज जो हैं उनका अपना अपना इतने मल्टी लेयर्ड सिक्योर सिस्टम था जो सीक्रेट मैसेज हम दिया करते थे, या तो फिर उस किस्म के, लेकिन उसमें अखराजात ज़्यादा होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस से एक दफ़ा काम आगाज़ किया जाए और लोगों के वसवसे दूर किए जाएँ, आबादी को और सोसाइटी को एतमाद में लिया जाए। पार्लियामेंटेरियन अगर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनको फिलहाल लगाने दे, लेकिन जब उन पर बॉटम अप प्रेशर काउंसिल में और हमने अपने इलाके में भी इस मशीन को देखा, ये मशीन वाकई में बड़ी फाल मशीन है, लिहाजा इसको किया जाए। अब फिर बात वही आ जाती है कि जब दुनिया या अक़वाम में से तकरीबन 192-193 ममालिक में से सिर्फ 20 ममालिक में अगर ये इसका हुआ है और कुछ ममालिक में इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद ईवीएम को और फिर खत्म किया गया, जैसे कि उनकी कोर्ट्स ने भी खत्म किया, जर्मनी की मिसाल आपके सामने है, तो उस वजह से ज्यादा वसवसे इस हमारे मुल्क में शामिल होते हैं। तो इसमें एतमाद को बढ़ाना, इसमें ट्रस्ट को बढ़ाना, इसमें हमें एक दूसरे की कंसल्टेशन की बहुत जरूरत है। और इसमें क्योंकि जिस तरीके से, जिस वजह से भी, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन की अपनी वजूहात थी अपोजिशन पार्टीज की कि उन्होंने चाहा कि ये ना हो, या जो भी वजह थी, लेकिन जिस अंदाज में बुलडोज किया गया, इंटरनेशनली इसको ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझा देखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से जमील अहमद खान साहब, हमें यहाँ पे एक नहीं है, उसके बाद वापस आके कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं NA 133 से मुतालिक और इससे मुतालिक जो वीडियो सामने आई है। अली गौहर बलोच साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अब तो वैसे इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस ले लिया है और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको कह भी दिया है कि इसका फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाए और मज़ीद इंफॉर्मेशन पैमरा से भी मांग ली गई है, इस वीडियो से मुतालिक दी जाए ताकि पता चल सके कि ये लोग थे कौन जो इस तरह से पैसे बांट रहे थे। अली गौहर बलोच साहब, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर ये जो वीडियो आई है ये सही साबित हो जाती है और वाकई में वो लोग मुस्लिम लीग नून का हिस्सा, इलेक्शन कमीशन कह देता है कि वो मुस्लिम लीग नून से ही ताल्लुक़ रखते हैं और आपका अगर उम्मीदवार नाअहल करार दे दिया जाता है, तो फिर आप ये मुतालबा करेंगे कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसको एक मरतबा फिर से शुरू किया जाए, दोबारा से कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएँ? देखिए आयशा, सूरत ये है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो ये सीट है ये मुस्लिम लीग नून की बड़े साल से मतलब है कि वो उन चंद सीटों में से जो कि मजबूत तरीन सीटें हैं। और इसको मैंने आपको रेफरेंस कोट किया कि परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में भी आपने देखा कि उस वक्त भी जो इलेक्शन हुए थे जिसमें धांधली के ज़रिए जो है वो काफ लीग को जितवाया गया था, तो उस इलेक्शन में भी यहाँ से नून लीग ही कामयाब हुई थी। और जो पिछले इलेक्शन 2018 के हुए उसमें भी आपने देखा कि यहाँ पर जो मतलब है कि हम भारी अक्सरियत से इस सीट से कामयाब हुए। तो पहली बात तो ये है कि लाहौर मुस्लिम लीग का गढ़ है और यहाँ से हमें वोट को चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से तो अगर सोपटाज किया जाता है तो हमारा इलेक्शन किया जाता है, और अगर इलेक्शन चुराने की बात की जाए तो हमारे इलेक्शन को चुराया जाता है। आपने देखा कि ये भी 4 हलकों की बात कर रहे थे। ये बताएं कि उस वक्त हमारे जो स्पीकर थे
अयाज सादिक साहब, वो भी दोबारा इलेक्शन में गए थे तो वो दोबारा फिर कामयाब हो गए थे। ये धांधली की बात करते हैं। धांधली इस तरह से होती है जिस तरह से कि डस्का के इलेक्शन में ये लोग रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, जहां पर इन्होंने जो हमारी स्टेट की मशीनरी है उसका बेदरेग इस्तेमाल किया। वहां पर मतलब है इलेक्शन चोरी करते हुए जब ये पकड़े गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको और इनकी हुकूमत को वोट चोर का सर्टिफिकेट दिया है। यानी आप कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ से आपका कोई भी नुमाइंदा हो तो ये सीट नून लीग की ही होगी, ये हल्का नून लीग का ही होगा। ठीक है, बिल्कुल इस हल्के का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, लाहौर का ट्रैक रिकॉर्ड ये है। लिहाजा हम तो चाहेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अगर अली साहब ने बात कर ली है, सिर्फ इसमें इजाजत दे दे, सिर्फ एक अपना कमेंट करने के लिए। मैं सिर्फ इसमें एक चीज, एक छोटी सी चीज, सिर्फ एक छोटी सी चीज, गुफ्तगू देखे ना, बात से बात निकल रही है तो चलो हम किसी हल की तरफ भी जाए ना। हमने इन पे कह दिया ये गलत करते हैं, इन्होंने हमें कह दिया गलत करते हैं। वे फॉरवर्ड क्या था वे फॉरवर्ड बताएं। वे फॉरवर्ड ये था कि हम कोई बिल लेके आए, हम कोई इंटरवेंशन करें इलेक्शन के लिए कि न्यू जो अगले इलेक्शंस होंगे वो इस इंटरवेंशन के साथ होंगे। उसको एक्सेप्ट करना था, उस पर अपनी राय देनी थी, या उसको भी रिजेक्ट करना था। वे फॉरवर्ड किया पब्लिक के लिए। क्या अवाम को हम यही कहानी सुनाते रहेंगे कि 2013 में इन्होंने क्या किया था और 2018 में हमें क्या, एक दूसरे को ये कहानी सुना रहे ना हम? छोड़ें इस बात को। पब्लिक चाहती है वे फॉरवर्ड किया। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड देन? चलें आप खुद ही बता दें। वे फॉरवर्ड ये था जो हम लेके आए कि आ जाए, चले भाई हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग मशीन्स को, टेक्नोलॉजी को डालते हैं इलेक्शन में। मुझे एक सवाल करने दें, फिर अली साहब मैं रिस्पांस आपका लूंगी। जमील साहब कह रहे हैं, अली साहब कह रहे हैं, सॉरी मुझे आवाज, ये वासिक साहब कह रहे हैं। वासिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि चलें वीडियो सच्ची है झूठी है, इसकी तहकीकात तो इलेक्शन कमीशन ने करनी है और इसका जो भी फैसला आता है वो आवाम के सामने आ ही जाएगा, लेकिन ईवीएम इस तरह से पैसों को जो चलते हैं इलेक्शन के अंदर उनको कैसे रोक सकती है? ईवीएम तो उस वक्त जिस दिन पोलिंग होनी है उस दिन आपका जाके फेशियल रिकग्निशन के जरिए होगा कि ये वही है, वही इंसान है जो वोट डालने के लिए आया है। जी, मकसद क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्शन कराने का मकसद क्या है कि रिगिंग जो होती है उससे बचा जाए। रिगिंग पोस्ट इलेक्शन रिगिंग और है, प्री इलेक्शन रिगिंग और है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई एक आध इवेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से कहते हैं कि इलेक्शन गलत हुआ। आपका प्री इलेक्शन रिगिंग वहां से शुरू होता है कि जहां पर आप अपने लोगों को लगाना शुरू करते हैं कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगेंगे, फिर जो लग जाते हैं आप उनको फॉलो करते हैं, ये शुरू हो जाती है। ये प्री इलेक्शन रिगिंग के अंदर आता है कि जब आप वोट का इंदराज करते हैं तो गलत पतों के जो इंदराज किया जाता है एड्रेसेस का, उस एक एड्रेस के ऊपर 70 वोट निकल रही होती है। ये प्री इलेक्शन रिगिंग का हिस्सा है। मैं मतलब बिसाइड द पार्टी लाइंस मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ओवरऑल असल में हम क्यों चाह रहे थे कि ये लाए। अच्छा, उसके बाद क्या है? इलेक्शन डे वाले दिन फिर जब आपकी किसी पोलिंग स्टेशन पे मुखालिफ का वोट ज्यादा पड़ना है, उधर लड़ाई करा दो, उधर फितना खड़ा हो गया, उसकी पोलिंग स्लो होगी, ये भी इलेक्शन डे की रिगिंग है। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े के अलावा ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि जो अंदर अमला है वहां तक अपने रवाबित किसी तरीके से इसी इलाके के लोग लगे ना भाई। वासिक साहब, ये सब बातें जो आप मुझे बता रहे हैं, इसका हल ईवीएम तो नहीं है ना? सिर्फ ईवीएम तो इसका हल नहीं है ना? ये सब बातें जो आप, ये तो रवैयों की बात है या जो पहले फैसले किए जाते हैं। अच्छा चले, मैं बताता हूं आयशा, बिल्कुल ठीक है, चलो यहीं से चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं। अगर इसका हल ईवीएम नहीं है, ईवीएम तो एक सिस्टम है जो हम देना चाह रहे थे। मैं ये कहता हूं इसका हल टेक्नोलॉजी है। हमने एक अब डब्बा ले आए, टेक्नोलॉजी का डब्बा ले आए, हमने कहा हम ईवीएम से इलेक्शन कराएंगे। भाई वो सही है गलत है, आ जाओ ना, उसके ऊपर बयान दे दो, उसकी आप कुछ आप उसमें अपना इनपुट दें कि भाई हम ये समझते हैं कि ये इफेक्टिव तब होगा जब हमारे इनपुट के साथ ये चलेगा। हम उसको सामने लेके आए, हम उसके ऊपर डिबेट करें, उसके ऊपर एक डेलिब्रेट डिस्कशन के बाद हम सोल्यूशन के साथ आए कि इसके ऊपर इलेक्शन होगा। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि ईवीएम आ गया तो इसको लॉक कर दें। हमने तो इनको देखे ना, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ईवीएम ऐसा तो है नहीं कि रात को ख्वाब आया सुबह ईवीएम आ गया। 1.5-2 महीने 3-4 महीने इसके कई अरसे से काम हो रहा था। 1.5-2 महीने तो एक्सटेंसिव इसके ऊपर ना आप समझे कि वर्कआउट हुआ है। अब मैं ये आपको कह रहा हूं कि अब उसके ऊपर हमें सोल्यूशन पे आना चाहिए था ना, कि दोबारा से हम इलेक्शन आने लगे और हम एक दूसरे को पूरी कहानी सुनाए कि मैंने आपके साथ किया था, आपने मेरे साथ। ठीक है, अच्छा वासिक साहब, एक आखिरी सवाल का मेरे जवाब दे दें, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। इलेक्टोरल प्रोसेस जो होता है वो जमहूरियत का आकाश होता है,
جمہوریت کا آغاز ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کا امیدوار جب الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو نااہل کر دیا گیا کہ آپ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے جو سپورٹرز تھے یا جو آپ کے ووٹرز تھے ان کو یہ میسج دیا کہ آپ لوگ گھر کے اندر ہی رہیں، کم از کم ان کو جا کے اپنا حق رائے دہی استعمال تو کرنے دیں. یہ سولوشن نکالا آپ لوگوں نے کہ اگر ہمارا امیدوار نہیں ہوگا تو پھر ہمارے جو ووٹرز یا سپورٹرز ہیں وہ باہر ہی نہ نکلیں. ویسے بھی نا جو آپ کے بائی الیکشنز ہوتے ہیں نا عائشہ، میں عائشہ یہ بات نہیں، میری بات سنیں. ہر جماعت کا اپنا ووٹر موجود ہے، ہر جماعت کا اپنا ووٹر موجود ہے، اور وہ ووٹر جو ہے ہر حالت میں اپنی جماعت کے لیے ووٹ دینے کے لیے نکلتا ہے. اس بات کو سمجھیے گا. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے جس میں اگر گھر میں کوئی ووٹ دینے جا رہا ہے تو بچہ والد کو نہیں بتا رہا، والد بچے کو نہیں بتا رہا، بیوی خاوند کو نہیں بتا رہی، اور بچے جو بیٹی ہے وہ ماں کو نہیں بتا رہی، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پر ہمارا تھوڑا سا ہائیبرڈ سسٹم ہے. شہروں کے اندر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، دیہات کے اندر بالکل ٹپیکل ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی الیکشن اگر یہ ہوتا ہے، لیٹ سپوز اگر یہ جاتے ہیں الیکشن کی طرف، تو میں آپ کو یہ بتاؤں ان کی اگر جو جس جماعت کا ووٹر ہوگا وہ نکلے گا اپنی ووٹ دینے کے لیے، اور ویسے بھی ٹرن اوور کم ہوتا ہے، اور ٹرن اوور کم بائی الیکشنز کے اندر ہمیشہ 30%، 35%، اس کو تو کراس ہی نہیں کرتا. اکا دکا جگہ پہ کہیں بہت کوئی آپ سمجھے کانٹے دار مقابلہ تھا تو وہ کہیں 45% پہ چلا جائے، اگر چلا جائے. ادروائز جو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اکا دکا کو بہت قریبی آدمی ہوگا تو شاید وہ ڈسارٹ ہو کے اندر چلا جائے، وہ کوئی صدمے میں جا سکتا ہے. ادروائز آپ دیکھیں گے جتنے بائی الیکشنز ہوئے وہ ہوتے ہی 25%، 30% ٹرن اوور کے ساتھ ہوتے ہیں. ابھی بھی جو اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوگا. میں نہیں سمجھتا اس کے اندر کوئی بڑا اپسیٹ ہوگا کہ لیٹ سپوز ٹوٹل 10% پہ ٹرن اوور آ گیا ہمارے کہنے پہ. ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال آپ نے میں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا. اپنے اگلے ٹاپک کی جانب ہم آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لیک آئی تھی اس سے متعلق سماعت ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جب جن لوگوں کے بارے میں یہ آڈیو آئی ہے، جن کو ریلیف ان کے مطابق مل سکتا ہے، وہی اس کو عدالت میں نہیں لے کر آنا چاہتے، تو پھر ہمیں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے. بہرحال انہوں نے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق اٹارنی جنرل آف پاکستان عائشہ یہ تو وہ سوال ہے جو میرے سے آپ مجھ سے پوچھ رہی ہے نا. نہیں، میں علی گوہر بلوچ صاحب سے یہ سٹارٹ کرنا چاہوں گی. علی صاحب، اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جن سے متعلق یہ آڈیو لیک ہے وہی اس کو عدالت میں نہیں لے کر آ رہے ہیں، تو اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں عدالت لے کر جا رہی ہے مسلم لیگ نون ان آڈیوز کو، یا جو سارے ثبوت ابھی تک اکٹھے کیے ہیں جن کے بلبوتے پہ نون لیگ کہتی ہے یا مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہماری تو جیت ہو چکی ہے اخلاقی طور پہ؟ دیکھیں، پہلی بھی جو بات ہے عائشہ، آپ نے سوال کیا اور آپ نے ٹائم بھی ان کو زیادہ دیا. میں یہ گزارش کروں گا کہ میں ان کو رسپانس کرنا چاہ رہا تھا. جی آپ پہلے وہ رسپانس دے بات یہ ہے کہ پہلے ہاں جی میں بالکل وہ رسپانس کروں گا. بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کرانا حکومت کا کام نہیں ہے، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. لیکن ہمیشہ حکومتوں کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں نا اثر انداز ہونے کے. میری نہیں، آپ انٹرپٹ نہ کریں، میں نے آپ کو نہیں کیا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ ایک جادو کا ڈبہ لے آئے. ان کو پتا ہے کہ پہلے آر ٹی ایس بھائی آپ میری بات مکمل ہونے دیں. آپ بولے ایک مطلب ہے کہ ہاں مجھے بات مکمل کرنے دیں. آپ کیوں بار بار بول رہے ہیں اس طرح؟ تو پھر آپ بھی بات نہیں کم کر سکے. جی کریں آپ کریں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ اس کا کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا. پھر جتنی سیاسی پارٹیز تھی ان تمام جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان میں سے بلکہ جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ اس ایشو پر ملی، اور انہوں نے بھی مطلب ہے کہا کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہونی چاہیے. پھر چونکہ ان کو پتا ہے کہ پہلے ہم نے آر ٹی ایس سسٹم سے فائدہ اٹھایا، اب شاید ای وی ایم کے ذریعے ہم جیت جائیں گے، تو انہوں نے اس ڈبے کو اپنے ہاؤس کی جو کہ مطلب ہے کہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ کو چند ووٹوں کی اکثریت ہے اس کے ذریعے انہوں نے قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں 2017 میں لیجسلیشن ہوئی تھی. جب 2017 میں لیجسلیشن ہوئی تھی اس وقت ہماری گورنمنٹ تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 117 میٹنگ ہوئی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی. 117
मीटिंग्स हुई थी और उन मीटिंग्स के बाद आपको पता है कि उसके ऊपर इत्तफाक राय पैदा किया गया और इंक्लूडिंग पीटीआई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर उस पर रिफॉर्म्स की और वो मुश्तरका रिफॉर्म थी। जो कौमी इश्यूज होते हैं, जो मतलब है कि इलेक्शन किसी एक पार्टी का तो नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक्स हैं। इस पर आप अपनी अददी अक्सरियत के बलबूते के ऊपर कोई फैसला पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिक ये जो मशीन है ये टोटल 18 के 19 ममालिक में आई थी, जिसमें से 10-12 ऑलरेडी इससे क्विट कर चुके हैं और जर्मनी ने तो इस पर लेजिस्लेशन की और अपने आइन में दे दिया है कि इस मशीन के जरिए इलेक्शन नहीं हो सकते। असल इशू ये है कि वो मुक्तदर हल्के और हैं जो इस सारे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर असर अंदाज होते हैं, जो इन कठपुतली हुकूमतों को बनाते हैं, जो लोगों की वफादारियां तब्दील करते हैं, जो मतलब है कि इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन की धांधली की प्लानिंग करते हैं। ये तो उनके बेनिफिशियरी हैं उस सिस्टम के। पहले काफ लीग थी, आज ये बैठे हैं, आने वाले वक्त में शायद कोई और भी इस तरह से अटेम्प्ट करेगा। तो असल मकसद ये है कि जब तक वो लोग जो इस सिस्टम को सोपटाज करते हैं वो नहीं रुकेंगे और वो इस मुल्क का एक बाअसर तबका है जो कि इस पूरे सिस्टम को सोपटाज करता है, जब तक उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा और उनका किबला दुरुस्त नहीं होगा तब तक ये ईवीएम मशीनें और आरटीएस सिस्टम पैदा होते रहेंगे। दूसरी बात आपने की कि जो हाई कोर्ट में मामला आया, देखें बात ये है कि हमारे जब आप लोगों ने करना था भाई, मेरी बात मुकम्मल होने दे, जब आपको बारी मिलेगी तो आप अपनी खुलकर बात कीजिएगा। जी अली साहब आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मुझे जमील साहब पे भी जाना है, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। मैं तो असल में मैं थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रहा होता हूं, आप एकदम रेस हो जाते हैं, मैं तो क्लैरिटी सिर्फ चाह रहा हूं भाई के नहीं रेस आप हो रहे हैं ना, आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। जब आप बात कर रहे होते हैं तो मैं आपकी बात में मुदाखलत नहीं करता, आप अपनी बारी का इंतजार करें। गुजारिश ये है कि ये जो हाई कोर्ट में मामला है, मैं आपसे क्लैरिटी सुनना चाह रहा था भाई। इस मामले के ऊपर आपको पता है कि जस्टिस सिद्दीकी साहब का बयान आया। जस्टिस सिद्दीकी साहब के उस बयान के ऊपर उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन जो उन्होंने बात की थी उस पर तहकीकात ना करवाई गई और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना की गई। फिर जिस जज ने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई थी, उस बेस पर जो उनकी वीडियो लीक हुई थी, उस वीडियो के बेस पर उनकी नौकरी खत्म कर दी गई, लेकिन उनके फैसलों को कालअदम करार ना दिया गया। फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा। वो रेफरेंस जो है वो मतलब है कि वो रेफरेंस उनका खारिज हुआ और कादी फायद ईसा साहब सुरखरू हुए, लेकिन इखलाकी तौर पर भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। आज भी वो प्रेसिडेंट वहां पर बैठे हैं। मकसद ये है कि जब कदगन लगाया जाता है तो उससे सिर्फ वोट नहीं चुराए जाते डस्का की तरह, उससे सिर्फ इलेक्शन नहीं चोरी किए जाते, उससे आपका हर तबका मुतासर होता है, उससे आपकी अदलिया मुतासर होती है, उससे आपकी मईशत मुतासर होती है, उससे आपकी अली साहब आप अभी ये कह रहे हैं कि आपको एतमाद नहीं है, अगर आप ये अदालत में लेके भी जाएंगे तो आपको एतमाद नहीं है कि वहां से आपको इसका कोई रिलीफ अगर आपके मुताबिक मिलना है तो वो मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? हमारे कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो आपके कहने से ही तो होता है। आप लोग ही तो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कि भाई हमारी अखलाकी फतह हुई है, देखिए अब सारी चीजें सामने आ रही हैं और अल्लाह ताला ये सामने लेकर आ रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आपने जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का भी इंटरव्यू सुना होगा, वो भी बातें पूरी कौम के सामने हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग इस पूरे मुल्की निज़ाम के सिस्टम को 72 साल में बार बार सोपटाज करते आ रहे हैं और कानून और आइन को रौनते आ रहे हैं, जिनके बारे में नहीं कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी हो, वो हर सिस्टम को मुतासर करने की कोशिश करते हैं। और इसी बात की तर्जमानी हमारे साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने की, इसी बात की तर्जमानी जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने की, इसी बात की वजाहत जो थी वो मियां नवाज शरीफ को सजा। ठीक है, जमील अहमद खान साहब से मैंने सवाल करना था लेकिन ब्रेक का वक्त आ गया है, तो वापस आएंगे तो जमील अहमद खान साहब से मैं सवाल करूंगी इन ऑडियो लीक से मुतालिक ये सिलसिला जो है इसने रुकना कहाँ पर है जाकर, और क्या इसके बलबूते पर अब हमारे मुल्क की सियासत चलेगी। इस ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। जमील अहमद खान साहब, एक वक्त था जब किसी की ऑडियो या वीडियो इस तरह से सामने आ जाना इसको एक अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता था, बल्कि इसको प्राइवेसी ब्रीच कहा जाता था और बड़ा इसको समझा जाता था कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं, जो सियासत हम देख रहे हैं, वो लगता है कि इन्हीं ऑडियो और वीडियोज़ के बलबूते पर हो रही है। तो सर, इस सारी सूरत हाल में नुकसान किसका हो रहा है? लूज़र कौन है? अपने मुल्क का, अपने कौम का, अपने लोगों का नुकसान हो रहा है इन तमाम चीज़ों में। सबसे बड़ी बात ये हो कि देखना ये पड़ेगा कि ये जो ऑडियो और वीडियो, चाहे इससे पहले और अभी इसकी जिसका आप जिक्र कर रही हैं या कुछ आने वाली हैं, उन तमाम का पहले तो देखना ये होता है कि इसकी ऑथराइजेशन किसने दी है। क्या ये आइन और कानून के मुताबिक वीडियो बनाई गई हैं? क्योंकि अब जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसमें अगर इस किस्म के वीडियोज़ बनना शुरू हो गई बग़ैर किसी जवाज़ से मुराद ये है कि ऑथराइज तरीके से, बग़ैर किसी कानूनी तरीके से, तो फिर इसकी कोई हद रहेगी नहीं। लेकिन बहरहाल जो वीडियो सामने आई है, वो वीडियो जो अपना नुकसान कर सकती थी वो तो कर चुकी। मिसाल के तौर पर इंटरनेशनली इसका हम पर क्या असर पड़ा है? इंटरनेशनली ज़ाहिर है हमारा इमेज ख़राब हुआ है, इंटरनेशनली हमारे इदारे का इमेज ख़राब हुआ है, इंटरनेशनली हमारे एक ऐसी शख्सियत जो कि चीफ जस्टिस के रुतबे पे रहे, उनका इमेज ख़राब हुआ है। इसका मतलब एक इंस्टीट्यूशन के चाहे साबका शख्सियत जो कि अब एक सिर्फ सिविलियन एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है उनका, लेकिन जब वो उस रुतबे पर थे, ये मामलात और ये अमल और ये हरकत की उस वक्त इसकी इल्ज़ामदेही की गई है। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ जहाँ जिस मुल्क में जो सफ़ीर होते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, वो इन तमाम चीज़ों की रिपोर्टिंग करते हैं और इन तमाम चीज़ों की रिपोर्टिंग अपने मुताल्लिका मुल्कों को जब जाती है और उनके फॉरेन ऑफिस जब उसकी समरी तैयार करते हैं तो उन ममालिक का एक इमेज कायम होता है और वही फिर जब सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असम्बली में अगर कोई बात आती है, उसी लिहाज से फिर उसके फ़ैसले किए जाते हैं और उसी लिहाज से उन इदारों की जो इज़्ज़त है या वक़ार है उस पर फ़र्क पड़ता है, चाहे वो उसका मनफी या मस्बत फ़र्क पड़ता है। तो ये तो उसका नुकसान रहा। अब आ जाते हैं कि मुल्की लिहाज से इस पर क्या हुआ। मुल्की लिहाज से ज़ाहिर है एक वसवसे की बात आ गई, मुल्की शकूक व शुबात की बात आ गई, अपने इदारों पर शकूक व शुबात की बात आ गई, अपने कलीदी जो ओहदेदार हैं उन पर शकीक व शुबात की बात आ गई। एक जिसे कहा जाए कि बड़ी रफ़ एंड टफ़ एंड डर्टी पॉलिटिक्स की बात आ गई। और फिर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर देखें, ये तो इसका तयन और उसका फ़ैसला तो एक प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए हो सकता है ना। हम टेलीविज़न चैनल पे बैठ के ना इसको हम सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं कि ये वीडियो सही रिकॉर्ड हुई, गलत हुई, लीगली तरीके से हुई, इलीगल तरीके से हुई, क्योंकि हमारे पास वो शवाहिद और वो चीज़ें नहीं है। ये तो एक प्रोसेस ऑफ लॉ जब कोर्ट में पेश होगी तब। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुल्की लिहाज से भी लोगों का एक प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम जो है उसमें पीपल एट लार्ज दे स्टार्ट हैविंग little a different impression about it and they start losing hopes about the systems and about the institutions। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो नुकसान तो बहरहाल हुआ है और ये नुकसान नहीं होना चाहिए। और अब रहा कि इससे कौन कितना माइलेज उठाना चाहता है, यकीनन ये एक जो है टग ऑफ वार चल रही है कि ये इस लीकेज के बाद किस पार्टी को और किस तबके को इससे कितना फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है जो इंस्टीट्यूशन जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है उनका नुकसान, और जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है ज़ाहिर है अगर ये बात सही है तो उनका फ़ायदा उसमें, क्योंकि वो तो इस वक्त तो तासुर परसेप्शन की बिना पर हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वासिक साहब सुन रहे हैं आप जमील साहब की बात। तो शहबाज गिल साहब ने भी कल एक ऑडियो जो है वो शेयर किया है ट्विटर पर, तो आप लोग भी इस खेल का हिस्सा बन गए हैं, अब ऑडियो वीडियो लीक्स खेलनी है। आप मेरी बात सुने ना, मैं आयशा मैं सादा सी बात करता हूँ। सादा सी बात ये है कि जब से सबसे पहली बात ये है कि जब कोर्ट के पास केस गया नवाज शरीफ साहब का, तो सबसे बड़ा जश्न इन्होंने बनाया, मिठाई खाई, और कोर्ट ने जब इनके हक में फैसला नहीं दिया तो कोर्ट सारी खराब है, बाइस्ड है और उनके फैसले दुरुस्त नहीं है, और किसी के कहने पे किया, यानी कि मलाइन भी किया कि ये इदारा ही ठीक नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। यह दूसरी बात होगी। फिर उसके बाद जब ऑडियोज आती हैं, वीडियोज आती हैं, राना शमीम का केस हो, अरशद मलिक का केस हो,
चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस का केस हो, इस सारे केसेस का लिंक किस से है? नवाज शरीफ केस से है। तो क्यों नहीं आप अपने केस में जाके इसको एज एविडेंस के तौर पे आप पेश करते? अच्छा, जो पहले थे वो भी खराब है, जो अब है वो भी खराब है, जब तक इनके हक में फैसला नहीं आएगा तब तक ये ठीक नहीं होंगे। ये कौन सा कानून है? मैं अक्सर कहता हूं कि वो जो टर्म यूज की गई थी सिसिलियन माफिया, उसकी क्या तारीफ है? उसकी डेफिनेशन क्या थी? उसकी यही तो डेफिनेशन थी कि अगर दोस्त बना के काम नहीं करता तो उसको आप ब्लैकमेल करके करें। फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये एक इदारे की साख्त का सवाल उठ गया है, तो फिर ये चाहिए कि इदारा इसके ऊपर सू मोटो एक्शन ले और वो खुद से इसको इन्वेस्टिगेट करे प्रॉपर तरीके से, और इसको मतलब दे शुडंट लेफ्ट एनी टर्न। दरख्वास्त तो अब पहुंच चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बिल्कुल वक्त कम है, एक आखिरी कमेंट में अली साहब से भी लेना चाहूंगी। ठीक है अली साहब, आपकी जमात पर ये इल्जाम लगता है कि आप लोगों ने ये ऑडियो वीडियो लीक्स जो हैं शुरू की थी, कहीं ये जो लीक्स आ रही हैं ये आप लोगों को तो नहीं ले डूबेंगी, और आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आपको रिलीफ मिल जाएगा इससे? बड़ी अच्छी बात की और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मुझे ये बताएं, जो जस्टिस सिद्दीकी साहब का बयान था वो हमने दिलवाया था? जो मतलब है कि अरशद मलिक साहब ने सारा बयान दिया वो तो उनको, और जो वो मतलब है कि एक साहब, आपको पता है कि जस्टिस जो अरशद साहब जज थे, जो साहब के जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई थी, जब उनके वो एक वीडियो आई थी कि एक साहब उनकी अदालत से निकले जा रहे हैं और एक सहाफ़ी उनकी वीडियो बना रहे थे, तो क्या वो भी वीडियो हमने बनवाई थी उनकी, और उसका भी फरानिक करवा लें कि वो झूठी वीडियो है? फिर जो चीफ जज साबिक गिलगित बल्तिस्तान के हैं, जो उनकी मतलब है कि वो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया है, वो चेक करवा लें वो एफिडेविट गलत है या फिर वो अपनी बात पर स्टैंड करते हैं, वो जिंदा सलामत मौजूद हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हमारे मुल्क में इंतखाब हो या एहतसाब हमेशा से ही मुतनाज़ रहा है। न जाने ये ख्वाब हमारा कब पूरा होगा कि इंतखाब और एहतसाब दोनों जो हैं उन पर मुतनाज़ा होने का इल्ज़ाम ना लगे, क्योंकि ये ज़रूरी है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।